हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 160। इससे पहले इस कहानी के 159 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था। संकल्प बोलता है कि भेज दो ना, भेज दो कि मेरा भाई ना जब बदनाम होता है तो मैं भी देखता हूँ कि टीवी में कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और फिर कैसा लगता है। बाय गॉड, मेरे भाई की तो फैन फॉलोइंग ही बढ़ जाएगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा भाई जल्द ही वायरल हो जाए। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो टिया ने भी हंसकर कहा कि ठीक है, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं तुम सब के साथ मजाक कर रही हूँ ना, तो ठीक है, मैं ये वीडियो अभी के अभी मीडिया को ही दे देती हूँ। इतना कहकर उसने संकल्प की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तो संकल्प बोलता है कि तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है क्या? तुम लैपटॉप से अपडेट कर दो, तुम्हारी ये वीडियो हर जगह पहुंच जाएगी खुद ही। तो टिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, उसे तो पता ही नहीं था कि संकल्प उसे फंसा रहा है। तो टिया बोलती है कि तुम चुपचाप से मेरा फ़ोन वापस करो, समझे तुम? तो संकल्प ने इस बार भी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि मतलब तुम्हारे पास ये वीडियो इसी मोबाइल में ही है ना, और कहीं पर नहीं है? तो अब तो टिया की आंखें हैरानी से फैल गई थी। टिया संकल्प के हाथ से फ़ोन छीनते हुए बोलती है कि चुपचाप से मेरा फ़ोन वापस करो। संकल्प, मेरा फ़ोन दे दो मुझे। और लेकिन संकल्प ने तो कसकर उस फ़ोन को पकड़ा हुआ था। अब तीनों ही भाई खड़े हो गए थे और फिर निव्यांश को भी समझ देर नहीं लगी कि टिया के पास अब कोई भी दूसरी वीडियो नहीं है जो किसी के पास भी सेव हो। तो टिया ने भी कसकर अपनी आंखें बंद करी और फिर से संकल्प से फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगी। तो संकल्प ने भी अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठा लिया और फिर टिया की गर्दन पकड़कर उसे हल्का सा अपने करीब किया और थोड़े से गुस्से में बोलता है कि तुम कभी मेरी भाभी हुआ करती थी, इसीलिए हम तीनों भाइयों ने तुम्हें छोड़ दिया था। तो तुम्हें लगा कि हम भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे, और तुम इस खिलौने को लेकर मेरे भाई को ब्लैकमेल करने लगी। फिर से तुम अपने गंदा खेल खेलने लगी। तुम्हारी वजह से स्नो वाइट बहुत ज़्यादा रोई है और अब तुम्हें उतना ही ज़्यादा रोना पड़ेगा, समझे तुम? इतना कहकर संकल्प ने फ़ोन निर्भय को देकर गुस्से से कहा कि और हाँ, इसे तू अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दो। निर्भय ने भी संकल्प से फ़ोन लिया और फिर उसे फर्श पर कसकर पटकते हुए अगले ही पल उस पर अपने पैर मारना शुरू कर दिया, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक संकल्प ने भी टिया के गले को अच्छे से पकड़ा हुआ था। टिया बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी और संकल्प और निर्भय दोनों को ही रोकने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन संकल्प ने टिया का गला ऐसे पकड़ा हुआ था कि टिया अभी वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। टिया को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। निर्भय ने फ़ोन को अच्छे से तोड़ दिया था, लेकिन वो बोलता है कि यार ये ना अभी भी ठीक से टूटा नहीं है। तो संकल्प ने एक बड़े से वॉश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे लेकर इसे पर मार दे, टूट जाएगा अभी के अभी। तो निर्भय भी अब सीधा उस वॉश को उठाकर ले आया और फिर शायद स्टील का ही वो वॉश था और फिर उसने धड़ाधड़ उस फ़ोन पर मारना शुरू कर दिया था। अब तो वो फ़ोन जैसे एकदम से चकनाचूर हो गया था और देखते ही देखते फ़ोन का चूरमा बन गया था। जैसे ही फ़ोन का चूरा बना वैसे ही संकल्प ने टिया की गर्दन भी छोड़ दी और टिया जो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा जाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। तो संकल्प ने भी फिर से निव्यांश की तरफ देखा और फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि ऐसे हैंडल करते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन तू तो बिल्कुल बड़े पापा पर ही चला गया है। तो निव्यांश अभी सिर खुजाता हुआ बोलता है कि अबे बच्चे अपने पापा पर ही तो जाते हैं और किस पे जाते हैं? तो संकल्प ने भी फिर से टिया की तरफ देखकर कहा कि पिछली बार तो तुम्हें छोड़ दिया था मैंने, मगर इस बार रिस्क नहीं लूंगा, समझी तुम? इतना कहकर उसने फ़ोन निकाला और फिर 100 नंबर डायल करके कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक लड़की के खिलाफ रिपोर्ट करानी है, उसका नाम टिया है और फिर उस लड़की ने मेरे भाई के साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड, मेरे 10 लाख रुपए लेकर चली गई है और अभी के अभी फरार हो गई है मुझे मार पीट कर। मुझे अभी अभी पता चला है कि वो इस वक्त अपने फ्लैट में मौजूद है। प्लीज़ आप इंक्वायरी कीजिए और फिर उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़िए और जल्द से जल्द कोशिश करिए मुझे मेरे 10 लाख रुपए भी मिल जाए। तो टिया तो अभी हैरानी से संकल्प को ही देख रही थी और संकल्प ने भी फ़ोन को कट कर दिया। टिया खड़ी होती है और फिर गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि ये सब कुछ झूठ है, तुमने मुझे कोई भी 10 लाख रुपए नहीं दिए हैं, मैंने तुम्हारे कोई रुपए नहीं लिए हैं। तो संकल्प ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ, सब कुछ झूठ है और मैं तुम्हें छोटे केस में ही फंसा रहा हूँ, समझे तुम? अब तुम आराम से केस लड़ना और अगर केस लड़ोगी तो मेरे भाई की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करोगी, थोड़ा सा बिजी रहोगी अपनी लाइफ में। लेकिन अगर मैंने तुम्हें अभी छोड़ दिया ना तो तुम फिर से आकर अब कोई वीडियो फोटोग्राफ निकाल कर मेरे भाई के सामने आकर खड़ी हो जाओगी और फिर से उसे ब्लैकमेल करोगी। मेरा भाई इतना भोंदा है कि वो तुम्हारी
बातों में आ जाता है। इससे पहले तुमने निव्यांश और नियति के बीच में पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश भी की थी। बहुत हुआ है टिया, अब तुमसे शादी करके निव्यांश को सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ तुमने उसे हमेशा परेशान किया है। अब अपनी जिंदगी के कुछ पल खुशी में वो बिताना चाहता था तो तुम उसे भी बिता लेने दो ना। इस बार तो तुम मेरे भाई के आसपास भी नजर आ गई ना, तो सच कहता हूँ अब तो झूठे केस में अभी तुम्हें फंसाया है। अब की बार जान से मार दूंगा तुम्हें, समझे तुम। आज के बाद कभी अपनी शकल भी मत दिखाना और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, समझ गई ना। निकलो यहाँ से। इतना कहकर संकल्प ने भी निव्यांश की तरफ देखा और बोला कि चलो भाई, लेकिन याद रखो लड़की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिद चलाते रहोगे, हमेशा उसकी बात सुनते रहोगे। इसे मुंह तोड़ जवाब भी देना सीख लो तुम, ये हमेशा आपकी लाइफ में ऐसे ही इंटरफेयर करेगी। निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने भाइयों के साथ वहां से जाने लगा। टिया अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और फिर उसने भी इतनी मुश्किल से तो अब उस क्लब के ओनर के साथ फ्रॉड वीडियो निकलवाया था, अब तो उसे उसका भी खर्चा भरना था। और फिर संकल्प ने एक ही झटके में उन वीडियो को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर उसे जेल की चक्की भी पिसनी थी। अब तो खड़ी होकर टिया अब गुस्से में उन तीनों ही भाइयों को जाता हुआ घूर रही थी। टिया अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि संकल्प उसे छोड़ेगा नहीं, उसे वो केस में जरूर फंसा देगा, वो भी छोटे केस में। और फिर इस वक्त टिया के पेरेंट्स ने भी टिया का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो किसी की मदद भी नहीं ले सकती थी और ना ही उसके पास कोई पैसे थे। अब तभी उसने टेबल पर रखा हुआ कांच का वॉच उठाया और फिर निव्यांश के सिर पर मारने को हुई थी कि तभी लेकिन संकल्प ने उसे पीछे से पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। संकल्प को इस वक्त टिया पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, तो टिया भी एक बार फिर से गुस्से से जमीन पर जाकर गिर पड़ती है। और फिर संकल्प बोलता है कि तुम नहीं मानोगी ना, अब तो तुम्हें मैं अटेंड द मर्डर केस में भी फंसाऊंगा, समझे तुम। तुम्हें क्या लगता है कि हम भाई बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, हमने दुनिया नहीं देखी है, हम बिल्कुल पागल हैं क्या? हमें नहीं पता है कि किस को कैसे हैंडल करते हैं, हमें हर चीज पता है। हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। अब तो तुम्हें निव्यांश नहीं, मैं सजा दूंगा मैं, और मेरी सजा ऐसी होगी ना जो तुम झेल नहीं पाओगी। ऐसी सजा दूंगा तुम्हें कि तुम हमेशा याद रखोगी। इतना कहकर उसने उस वास को लिया और फिर टिया की ओर जोर से फेंक दिया। तो टिया ने तो अब डर के मारे अपने चेहरे को अच्छे से कवर कर लिया था, लेकिन वो वास टिया को नहीं लगा बल्कि टिया के बिल्कुल बराबर में जाकर गिरकर टूट जाता है। और फिर वो तीनों ही भाई वहां से चले गए थे। अब टिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ना तो वो कुछ समझ पा रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा। बाहर आते ही निव्यांश ने संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प ने निव्यांश पर चिल्लाते हुए कहा कि मुझे ऐसे मत देखो तुम, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तुम्हारे ऊपर। एक तो पहले ही टिया ने खराब कर दिया था और ऊपर से तूने मेरा दिमाग और ज्यादा खराब किया है। निव्यांश ने धीरे से कहा कि सॉरी यार, प्लीज माफ कर देना। तो संकल्प बोलता है कि क्या सॉरी, नियति का दिल दुखा दिया है तूने। आज सुबह मैंने उसे किचन में रोते हुए देखा था और बड़ी माँ ने भी उसे रोते हुए देख लिया था, तभी उन्होंने तेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा किया था ऑफिस में आकर। नियति की कहीं से कोई भी गलती नहीं थी, समझा। तो उसके बाद भी शादी के अगले ही दिन तूने उसे इतना ज्यादा रुला दिया, इतना ज्यादा परेशान किया है, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर तू उससे ठीक से 2 घड़ी बात कर लेता तो क्या हो जाता, बोल मुझे। तो टिया को क्या ही पता चल जाता, लेकिन कोई कुछ भी बोलता है ना तो तू तो हमेशा बस सच मानकर बैठ जाता है। इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं होता है निव्यांश, कम से कम सच्चाई की जड़ तक तो जाने की कोशिश किया करो तुम। कम से कम किसी के सामने जाओ तो डट के सामना तो करना सीखो। एक थप्पड़ की जान नहीं है टिया में और फिर तुम उसके सामने तूने घुटने टेक दिए, उसके सामने ब्लैकमेल हो गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि तू बहुत ज्यादा शरीफ है और फिर वो बहुत ज्यादा कमीनी है, समझे तुम। संकल्प अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था निव्यांश पर, तभी निर्भय ने भी संकल्प को संभालते हुए प्यार से कहा कि बस बस करना यार, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। अगर वो कहीं भी थोड़ी सी चूक कर देता ना तो शायद उस चुड़ैल भाभी का कोई भी भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकती थी। शायद वो इस वीडियो को मीडिया में दे सकती थी, क्या पता वो सच में वो सारी फोटोग्राफ्स और वीडियो मीडिया में दे देती और फिर तो तू जानता ही है ना कि पूरे प्रताप हाउस की कितनी ज्यादा बदनामी होना तो तय ही था। एक बार प्रताप फैमिली की कहीं भी बदनामी हो जाती तो सारा का सारा ठिकारा बस हमारे ऊपर ही फूटता, सबका गुस्सा बस हमारे ऊपर ही निकलता। अब बस करना, शांत हो जा, अब कुछ भी नहीं होगा, वो चुड़ैल हमारी जिंदगी से जा चुकी है। संकल्प ने एक बार फिर से गुस्से में निव्यांश को घूर कर देखा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही निव्यांश ने निर्भय से धीरे से कहा कि यार बीवी तो पहले ही खपा थी, अब मेरा भाई भी मुझसे खपा हो गया, क्या करूं मैं, कहाँ लेकर जाऊं मैं अपनी छोटी सी जान। तो निर्भय भी बोलता है कि तो यार तू ऐसे काम ही कोई करता है जो तुझसे सब गुस्सा हो जाए। सही तो कह रहा था संकल्प, उसे टिया की बातों में आ गया, तो वो ना एकदम से पागल है, ये भी नहीं सोचा
कि तूने कितनी मुश्किलों से तेरी और नियति की शादी हुई है। और फिर निव्यांश बोलता है कि यार प्लीज बस करो ना, कितना ज्यादा ताने मारोगे, माफ कर दो ना यार प्लीज, हो गई गलती, अब क्या करूं। उस वक्त तो मैं बस यही सोच रहा था कि अगर गलती से भी टिया ने उन फोटो और वीडियो को मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, कितनी बदनामी होगी हमारी फैमिली की। यही सब सोच सोच कर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। नियति को मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। तू तो अच्छे से जानता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मगर फिर भी उसे हर्ट कर दिया। घर जाकर आज ही माफी मांग लूंगा। निर्भय बोलता है कि और इसका इसका क्या होगा जो अभी तुझसे तुनक कर गया है यहाँ से। तो निव्यांश बोलता है कि ये ज्यादा देर तक तुनक कर नहीं रह सकता है मुझसे, ये ज्यादा देर गुस्सा रहेगा ही नहीं मुझसे, अभी कुछ देर बाद ही खुद मान जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ धैर्य जो रात को अब अपनी बाइक की चाबी घुमाता हुआ सीधा अपने घर के अंदर आ जाता है। उसने अपने घर में देखा तो उसकी आंखें तो अब खुली की खुली रह गई थी। डाइनिंग टेबल पर उसके मम्मी पापा कुछ मेहमानों के साथ आराम से बैठे हुए बातें कर रहे थे। धैर्य का चेहरा तो एकदम से उतर गया था, उसे तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसकी आंखें धानी को ढूंढने लगी थी, लेकिन उसे धानी अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसके पेरेंट्स उन मेहमानों के साथ हंस हंस कर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सौम्या की नजर अचानक से धैर्य पर गई, तो सौम्या ने भी अब धैर्य को आवाज लगाते हुए प्यार से कहा कि अरे बेटा धैर्य, आओ आओ आओ, हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे, आओ अंदर आओ। तो धैर्य भी अब अपनी नजर घर के हॉल में दौड़ा रहा था और फिर उसे कहीं भी अब धानी नजर नहीं आ रही थी। धैर्य की दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ती जा रही थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके अपनी माँ के पास चला जाता है। तो सौम्या ने भी धैर्य की बाजू पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और फिर सामने बैठी लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हुए प्यार से बोलती है कि इनसे मिलो, ये है मिस्टर बजाज और ये है मिस्टर बजाज की बेटी बानी बजाज, कैसी लगी तुम्हें। तो धानी को देखकर धैर्य ने अब एक बड़ी सी मुस्कुराहट पास कर दी थी और फिर बानी भी धैर्य को ही देखकर मुस्कुराने लगी थी। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी कि बानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कहीं ना कहीं वो धैर्य से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो रही थी। लेकिन धैर्य की नजरें तो बस अब धानी को ही ढूंढने के लिए तैयार थी। इधर उधर वो नाच रही थी। थोड़ी देर के बाद सब ऐसे ही आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन धैर्य का तो ध्यान अभी उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तो डबल स्पीड के साथ भाग रही थी, बल्कि वो तो बस यही सोचे जा रहा था कि धानी उसके पेरेंट्स के सामने आ गई है क्या, और अगर उसके पेरेंट्स ने धानी को देख लिया तो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। और यही सब सोच सोच कर धैर्य का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था। तभी सौम्या ने किचन की तरफ देखकर थोड़ा तेज आवाज में कहा कि धानी धानी सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ बेटा। और फिर जैसे ही सौम्या ने ये कहा तो धैर्य की नजर तो एकदम से किचन की ओर चली जाती है, जहां से धानी अब एक ट्रे में रखकर आइसक्रीम के बॉक्स लेकर बाहर की तरफ आ रही थी। धानी वहां पर आई और उसकी नजर भी अब धैर्य से एकदम से टकरा जाती है, लेकिन उसने धैर्य को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर आइसक्रीम की ट्रे डाइनिंग टेबल पर रख दी। सौम्या ने अभी फिर से धानी से कहा कि जाओ जाकर नैपकिन भी लेकर आओ। तो धानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर चुपचाप से किचन में चली जाती है। तो धैर्य भी अब एकदम से खड़ा हुआ और फिर सीधा किचन की तरफ जाने लगा। और तभी सौम्या बोलती है कि धैर्य तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, तुम भी यहाँ पर बैठो। तो धैर्य बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है माँ, पानी पीने जा रहा हूँ। तो सौम्या ने भी धैर्य को आंखें दिखाई और फिर अपने पास आने का इशारा किया। तो धैर्य अपनी माँ का इशारा समझ गया और फिर सीधा चुपचाप से आकर डाइनिंग टेबल के पास ही बैठ जाता है। तो सौम्या ने भी एक गिलास उठाया जिसमें से पानी लिया और फिर उसे धैर्य की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है कि तो उसके लिए किचन में जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें किचन में जाने की, यहीं पर पी लो ना, यहीं पर रखा है पानी। तो धैर्य के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उसने पानी का गिलास ले लिया और फिर धीरे धीरे पीने लगा। वो अपनी माँ के पास ही बैठ गया। सौम्या ने भी बानी को देखकर कहा कि बानी तुम्हें धैर्य कैसा लगा बेटा। और ये सुनते ही धैर्य की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भागने लगी। उसने एक बार धानी को देखा और फिर एक बार अपनी माँ को और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। बानी ने भी अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि जो मम्मी पापा कहेंगे मेरे लिए तो वही सही होगा। ये सुनते ही मिस्टर बजाज एकदम से बोलते हैं कि हमें तो धैर्य बहुत ज्यादा पसंद है, धैर्य में तो कोई कमी ही नहीं है जो हम उसे रिजेक्ट करेंगे। अब आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिए कि क्या वो हमारी बेटी बानी को पसंद कर रहा है। तो धैर्य हैरानी से अभी सबको देख रहा था और अचानक ही उसकी नजर किचन की ओर जाती है, जहाँ से धानी टिश्यू पेपर्स लेकर आ रही थी। धानी की आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी था, उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी किसी को भी ये महसूस नहीं होने दिया था। और फिर वो सीधा डाइनिंग टेबल के पास आती है और टिश्यू पेपर रखकर वहां से चली जाती है। इतने में ही मिस्टर बजाज ने फिर से कहा कि देखिए अगर आपके बेटे को हमारी बेटी पसंद है तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम इनकी सगाई कर लेंगे और फिर उसके बाद जैसे ही
ही अच्छा मुहूर्त निकलेगा, इनकी शादी की डेट भी फिक्स करवा देंगे। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो नरेन ने भी मिस्टर बजाज की तरफ देखते हुए कहा कि जी ठीक है, मैं भी अपने बेटे से अभी ही पूछ लेता हूँ। इतना कहकर नरेन ने धैर्य की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम्हें बानी पसंद तो है? तो धैर्य कभी हैरानी से सबको देख रहा था, तो वहीं बानी, वो तो अब धैर्य से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई थी, जो धैर्य को बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी। धैर्य को ही देखकर मीठा मीठा मुस्कुरा रही थी और उसे शर्म भी आ रही थी। तो नरेन ने फिर से धैर्य से पूछा कि बताओ ना बेटा, क्या तुम्हें बानी पसंद है? तो नरेन ने फिर से थोड़ा सा जोर दिया और फिर से पूछा कि धैर्य तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हें बानी पसंद तो है ना? तो धैर्य अभी भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो तो कब का धानी को एक्सेप्ट कर चुका था। वो धानी से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था। मिस्टर बजाज की पूरी फैमिली बस धैर्य को ही देखे जा रही थी, यहाँ तक कि बानी, उसकी आंखें तो अब हल्की हल्की सी नम हो गई थी। तो सौम्या ने जब बानी की तरफ देखा तो उसको हंसकर कहा कि हाँ हाँ, धैर्य को बानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी तो शायद वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। ये सुनकर कहीं ना कहीं बजाज फैमिली को थोड़ी सी संतुष्टि मिली थी। थोड़ी देर के बाद बजाज फैमिली उठ गई और फिर वहाँ से जाने लगी। तो सौम्या नरेन दोनों ही अब बजाज फैमिली को बाहर तक छोड़ने के लिए चले गए थे। जाते जाते मिस्टर बजाज ने नरेन की तरफ देखते हुए कहा कि देखिए, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हो सकता है हमारे सामने ना कुछ भी कह पाया हो, पर प्लीज़ आप ना प्लीज़ धैर्य से एक बार अकेले में ज़रूर पूछिएगा कि वो पानी को पसंद तो करता है ना या फिर नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें। तो सौम्या ने भी नरेन की तरफ देखा और फिर नरेन ने सौम्या की तरफ देखा। तो सौम्या ने फिर से हंसकर कहा कि देखिए मिस्टर बजाज, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे बेटे की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा बेटा किसी से प्यार करता है, उसने खुद ही मुझे बताया है। और बानी जब धैर्य की ज़िंदगी में आ जाएगी ना, तो दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहेंगे। दोनों के बच्चों के बीच में तालमेल अपने आप ही बैठ जाएगी। हमारी तरफ से तो इस रिश्ते को पक्का ही समझिए। और फिर रही बात धैर्य से पूछने की, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उससे ज़रूर पूछ लूँगी कि वो बानी को पसंद तो कर रहा है या फिर नहीं। इतना कहकर सौम्या ने बानी के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे मुस्कुराकर बाय बोला। मिस्टर बजाज भी वहाँ से अपनी बीवी और बेटी के साथ चले गए थे। उसके जाते ही सौम्या और नरेन गुस्से में धैर्य को आवाज़ लगाते हुए बोलते हैं कि धैर्य, धैर्य नीचे आओ अभी के अभी। जो कि अभी अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था, उसकी सांसें भी अटक रही थी। अपने माँ पापा की आवाज़ सुनकर वो एकदम से बाहर आया। तो वहीं नरेन भी अभी इतना ज़्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर धानी भी अंदर तक सहम गई थी। वो तो किचन में ही खड़ी रहती है, बाहर आने की तो उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। धानी बहुत ज़्यादा सुबक रही थी। धैर्य जाकर हॉल में अपने माँ पापा के सामने खड़ा हो जाता है। तो नरेन ने गुस्से में कहा कि तुमसे कितनी बार पूछा है मैंने, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर तुम किसी से प्यार करते हो? और तुमने मुझे हमेशा से बस यही कहा था ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है पापा, मैं किसी से भी प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं हूँ। जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम किसी से प्यार नहीं करते हो, तो तुमने बानी को देखकर हाँ क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा तुमने, बताओ मुझे। तो धैर्य अभी भी कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप से खड़ा रहता है। नरेन ने फिर से गुस्से में कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, जवाब दो मुझे। तो धैर्य अभी भी कुछ नहीं बोला। तो सौम्या ने भी अब सिचुएशन को संभालते हुए प्यार से कहा कि नरेन, आप पहले शांत हो जाइए। अचानक से हमने धैर्य से पूछे बिना ही उसकी शादी फिक्स कर दी है ना, तो उसे बुरा तो लगेगा ही नहीं, उसे थोड़ा तो डर लगेगा ही ना कि कैसी लड़की होगी, क्या वो उससे प्यार करेगा या फिर नहीं। इस बात को एक्सेप्ट करने में उसे थोड़ा तो वक्त चाहिए ही होगा ना। ये सुनकर कि धैर्य की शादी फिक्स हो गई है, धानी के हाथ में पानी का गिलास एकदम से छूट गया था। सौम्या ने भी धानी की तरफ देखा और फिर हल्के से गुस्से में बोलती है कि धानी, कम से कम तुम तो ठीक से काम करो, तुम मुझे ना और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। मुझे तो पहले ही इन बाप बेटे ने पागल करके रखा हुआ है और फिर अब ऊपर से तुम भी मुझे ही परेशान कर रही हो। तो धानी ने हल्की नम आंखों से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर गिलास उठाने लगती है। तो वहीं धैर्य, उसकी आंखें भी एकदम हैरानी से फैल गई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके माँ पापा ने एक ही दिन में उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी, वो भी किसी दूसरी अनजान लड़की के साथ। धैर्य की चुप्पी दिन पर दिन अब प्रॉब्लम ही डाल रही थी। तो धैर्य अब बात को समझ नहीं रहा था। बात यही थी कि धैर्य नरेन के बीच में अब कोई खास रिश्ता भी नहीं था। धैर्य को हमेशा यही लगता था कि नरेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और फिर उसी के गुस्से के वजह से ही उसने एकदम से चुप्पी थाम रखी थी। धैर्य ने चुप्पी साध रखी थी। सौम्या ने भी धैर्य के गाल पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि उस बच्चे की आंखों में पानी आ गया था, क्या प्रॉब्लम है तुझे, बता मुझे। अगर तू किसी और को पसंद करता है तो अभी बता। बानी बहुत अच्छी लड़की तो है, देखने में भी बहुत सुंदर है, वो अपने पापा के बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो धैर्य ने भी एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कहा कि आपको दूसरे की बेटी की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, लेकिन अपने बेटे के दिल की बात नहीं दिखाई देती है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था और इतना कहकर धैर्य वहाँ से चला जाता है। वो एक मिनट भी वहाँ पर नहीं रुका और फिर सीधा अपने
कमरे में चला जाता है। तो नरेन और सौम्या अब दोनों ही धैर्य को जाता हुआ देख रहे थे। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। दोनों को ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है धैर्य की शादी बानी के साथ फिक्स करने में। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश प्रताप हाउस पहुंचा तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। तो निव्यांश ने अपनी नज़र घुमाई तो उसे नियति वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है और फिर उसकी नज़र अवनी पर टिक गई थी, तो जिसके हाथों में अभी बड़ा सा बेलन था। अवनी एक एक कदम बढ़ती है और फिर निव्यांश जो सोफे के पीछे आता हुआ बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, गलती हो गई है माँ, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। तो संकल्प अभी नहीं होता ना, तो सच कहता हूँ बुरी तरह से फंस जाता मैं, प्लीज़ माँ इस बार माफ़ कर दो, सच कहता हूँ आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आज के बाद कभी भी आपकी बहू को कभी भी नहीं रुलाऊंगा, कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया था। अवनी निव्यांश को बेलन दिखाते हुए गुस्से से बोलती है कि मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, तूने उस लड़की को इतना ज़्यादा रुलाया है ना कि तुझे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, इतना रुलाया है कि वो अपने घर चली गई है, समझा तू। निव्यांश का दिल तो एकदम से टूट गया था और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। निव्यांश बोलता है कि यार ये क्या बात हुई है माँ, ये क्या बोल रही हो आप। अवनी बोलती हुई कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं आता है मेरी बातों पे तो रुद्र भैया और अपने पापा से जाकर खुद ही पूछ ले। तो निव्यांश अब घर के बड़ों की तरफ देखता है तो सब ने ही एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। निव्यांश एकदम से बोलता है कि यार ये क्या बात हुई है माँ, पग फेरे की रस्म में तो पति पत्नी साथ में जाते हैं ना, ऐसे कैसे चली गई है नियति मेरे बिना, वो तो अकेले क्यों चली गई माँ। तो अवनी ने भी अब निव्यांश की तरफ घूर कर देखा और एक बार फिर से बेलन मारने की कोशिश करी तो निव्यांश अभी दूसरी तरफ भाग गया। अवनी बोलती है कि एक तो ऐसे काम करता है तू और ऊपर से उम्मीद भी करता है कि वो लड़की यहीं पर रहे, तेरे साथ जाए पग फेरे की रस्म में, कभी भी तेरे साथ नहीं रहेगी, समझा। तो क्यों रहे वो लड़की यहाँ पर, ताकि तू उसे बार बार रुलाता रहे, हमेशा उसे हर्ट करता रहे। एक बात कान खोल करके सुन ले तू, अगर जिया दी तेरी शिकायत लेकर यहाँ पर आ गई ना तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझा। तो इसीलिए उल्टे पाव वापस चला जा और नियति को घर लेकर आ जा, अगर नियति के बिना तू इस घर में आ गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तो किट्टू ने भी अब निव्यांश को ही डांटते हुए कहा कि हाँ हद करता है ना तू छोटे पैंथर, बिल्कुल अपने चाचू पर ही चला गया है, बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है अब तो। इतना कहकर किट्टू ने रुद्र की तरफ घूर कर देख। अवनी का फरमान सुनकर निव्यांश एक और मिनट प्रताप हाउस में नहीं रुकता है और वो सीधा बाहर की तरफ भाग गया। उसके जाते ही सब डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे को मुंह देखकर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। सबको बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी निव्यांश को ऐसा तड़पता हुआ देखकर, सब हंस रहे थे। खाना खाने के बाद रुद्र जब अपने कमरे में आया तो किट्टू बालकनी में खड़ी होकर चांद की तरफ देख रही थी। रुद्र ने एक नज़र बालकनी की ओर देखा और फिर वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रुद्र व्हाइट कलर का कुर्ता और पैजामा पहनकर सीधा बालकनी में जाता है जहाँ पर किट्टू अभी भी खड़ी हुई आराम से हवा ले रही थी। रुद्र ने भी किट्टू के कंधे पर अपना हाथ लगाया तो किट्टू ने भी नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा। तो रुद्र ने भी किट्टू के दोनों ही गालों को अपने हाथ में भरकर बहुत ही प्यार से कहा कि क्या हुआ है किट्टू, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें किसी ने हर्ट किया है क्या। तो किट्टू अभी भी कुछ नहीं बोलती है, उसने रुद्र को अपने गले लगा लिया था। आज ना जाने क्यों किट्टू का दिल बहुत ज्यादा रोने का था। तो रुद्र ने भी अपनी पकड़ उस पर कस दी थी और फिर उसकी कमर को हल्का हल्का सा सहलाते हुए प्यार से बोलता है कि किट्टू बताओ ना हमें, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ क्या है तुम्हें, किसी ने कुछ कहा है क्या या फिर किसी की बातें तुम्हें हर्ट हो गई हैं। तो किट्टू अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोलती है कि रुद्र अगर हमारा बेटा आज जिंदा होता तो वो भी निव्यांश और संकल्प जैसा ही होता ना, क्या सच में हमारा बेटा भी इतना ही ज्यादा शरारती होता, मैं भी उसे बहुत ज्यादा डांटती, मैं भी उसको शादी में बहुत सारी रस्में करती, बहुत सारा प्यार करती। ये कहते हुए किट्टू की आंखें और भी ज्यादा नम हो गई थी। रुद्र ने अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते हुए किट्टू से प्यार से कहा कि क्या तुम्हें निव्यांश और संकल्प में अपना बेटा नजर नहीं आता है, क्या निव्यांश और संकल्प हमारे बेटे नहीं है। तो किट्टू बोलती है कि अरे आता है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं निव्यांश और संकल्प धैर्य या फिर निर्भय को प्यार नहीं करती हूँ, उन्हें अपना बेटा नहीं मानती हूँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो रूहान। किट्टू ने अभी बस इतना ही कहा था कि वो एकदम से चुप हो गई थी। रुद्र को भी समझते देर नहीं लगी कि चाहे वो किट्टू से कितना भी छुपा ले, कितना भी उसे बहला ले कि उसका बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी ममता का प्यार कहीं ना कहीं रूहान को देखकर बाहर आ ही जाता था। कहीं ना कहीं उसे ये एहसास हो ही जाता था कि रूहान शायद उसका ही बेटा है। रुद्र ने किट्टू के मन की बात जानने की कोशिश करते हुए कहा कि चुप क्यों हो गई हो तुम, बताओ ना क्या रूहान। तो किट्टू अभी रुद्र की आंखों में देखकर प्यार से बोलती है कि अगर हमारा बेटा होता ना तो सच कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल
रूहान जैसा ही होता। आपको नहीं लगता है कि रूहान कुछ कुछ आप पर ही किया है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद रूहान हमारा ही बेटा है। मतलब आप देखो ना, कहीं से भी वो शोभित भैया का बेटा नहीं लगता है, वो तो बस प्रताप हाउस का बेटा लगता है। अरमान तो बिल्कुल शोभित पर ही गया है, लेकिन रूहान उन पर बिल्कुल भी नहीं गया है। रुद्र बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो किट्टू? किट्टू प्लीज मुझे साफ साफ कहो कि तुम्हारे मन में क्या है। तो किट्टू अभी रोती हुई आवाज में बोलती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद रूहान मेरा बेटा है, मैं उसे सच में दूर नहीं रह पाती हूँ। इतना कहकर उसने फिर से रुद्र को अपने गले लगा लिया था। किट्टू को आज एहसास हो रहा था कि रूहान उसका ही बेटा है। रुद्र ने भी अपनी पकड़ फिर से किट्टू पर कर दी थी और फिर रुद्र ने फिर से किट्टू के बालों को प्यार से चूम कर कहा कि और अगर मैं कहूँ कि हाँ रूहान तुम्हारा ही बेटा है तो तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी क्या? अगर मैं कह दूंगा कि रूहान हमारा बेटा है? तो किट्टू ने हैरानी से भी रुद्र की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू एकदम से रुक गए थे। ठंडी ठंडी हवाएं किट्टू के बालों को उड़ा रही थी और उसकी आंखों से बहता आंसू उसके चेहरे को और रोशनी दे रहा था और फिर वो इस वक्त रुद्र की आंखों में ही देख रही थी। रुद्र ने भी किट्टू के गाल पर लुढ़के हुए आंसुओं को साफ करते हुए प्यार से कहा कि बताओ ना मुझे किट्टू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे अगर मैं कहूँ कि रूहान अगर हमारा बेटा है तो तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी? तो किट्टू तो अभी भी बस काफी ज्यादा हैरान होकर रुद्र को ही देखे जा रही थी। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र उससे क्या बोल रहा है। वैसे तो उसका मन कहीं ना कहीं ये कहता ही था कि रूहान उसी का ही बेटा है। रूहान को देखकर उसके अंदर की ममता अपने आप ही जाग जाती थी, लेकिन आज रुद्र ने इस बात की सच्चाई से पर्दा भी हटा दिया था कि रुद्र ने एक बार फिर से पूछा कि लिटिल खरगोश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना, मेरी बातों का यकीन करो। क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी कि रूहान हमारा बेटा है? तो किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र ने किट्टू के माथे को चूम कर प्यार से कहा कि हाँ, रूहान हमारा ही बेटा है। रूहान प्रताप खानदान का वारिस है, वो यहाँ का ही बच्चा है। तो वहीं दूसरी तरफ नरेन कमरे में बेचैनी से बस चक्कर लगा रहा था और सौम्या जो नरेन को ही देखे जा रही थी। सौम्या धीरे से बोलती है कि ऐसे चक्कर लगाने से क्या होगा नरेन, आप इतना ज्यादा चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं कर लेंगे। तो नरेन ने कहा कि सौम्या, हम बहुत ज्यादा गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में धैर्य के मन में कोई और हो, वो किसी और से प्यार करता हो और वो हमें बता ना पा रहा हो, उसके मन में किसी के लिए कुछ फीलिंग्स हो? तो सौम्या ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है नरेन, आप ना गलत ही सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई भी लड़की होगी। उसके सोशल अकाउंट को भी मैंने अच्छे से चेक कर लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए, कोई भी तो नहीं है उसकी लाइफ में, ना ही कोई लड़की उसके सोशल अकाउंट में ऐड भी है। हो सकता है उसे बानी पसंद ही ना आई हो, इसीलिए वो शायद ऐसा बोल रहा हो। तो नरेन बोलता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें मिस्टर बजाज को क्लियर जवाब नहीं देना चाहिए कि हम बानी को अपने घर की बहू बनाएंगे। धैर्य उसे पसंद करता है, एक बार फिर से धैर्य के मन की बात को जान लेनी चाहिए हमें। तो सौम्या ने भी अब हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा आपको सही लगेगा ना, हम वैसे ही कर लेंगे। अब ही हम मिस्टर बजाज को कोई भी क्लियर जवाब नहीं देंगे। धैर्य अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। वो धानी से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन अपने माँ पापा के चलते वो धानी से मिल नहीं पाया था और ना ही उससे कोई भी बात कर पाया था। धैर्य बार बार फोन में टाइम देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब उसके मम्मी पापा सो जाएं, कब रात के 12 बजे और फिर वो जाकर धानी से मिले और उससे अपनी बातें क्लियर करे। आखिरकार उसका इंतजार भी खत्म हो गया था। उसने अपने पेरेंट्स के कमरे की लाइट ऑफ देखी तो धैर्य के दिल में एक सुकून सा आ गया था। धैर्य अपने कमरे से निकलकर छुपते छुपाते सीधा गार्डन से होता हुआ एक सर्वेंट कमरे की तरफ चला गया था, जहाँ पर धानी अभी अभी आई थी। धानी जैसे ही बेड की तरफ बढ़ी, वैसे ही धैर्य ने धानी की बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से कहा कि ये क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? बिना मुझसे पूछे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तो धानी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। धानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और फिर धीरे से बोलती है कि क्या किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है धैर्य जी। तो धैर्य ने भी धानी को उंगली दिखाकर गुस्से से कहा कि ज्यादा समझदार मत बनो, समझी तुम? जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आए थे तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी ना, तो मुझे बता सकती थी ना कि यहाँ पर मम्मी पापा आ चुके हैं, या फिर मेरे मम्मी पापा के सामने अपनी ही सही आइडेंटिटी भी तो बता सकती थी ना। उन्हें बता सकती थी ना कि तुमने मेरे साथ शादी करी है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी माँ तुमको मेड समझ रही है, समझी तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेड नहीं हो, मेरी दोस्त हो, मेरी दोस्त हो। धानी कुछ भी नहीं बोलती है। तो धैर्य ने भी एक बार फिर से गुस्से में धानी की तरफ देखते हुए कहा कि तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, मम्मी पापा को सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी दोस्त हो? तुम्हें बताना चाहिए था ना। इस बार भी धानी धीरे से बोलती है कि आपने क्यों नहीं बताया, आप भी तो बता सकते थे ना अपनी मम्मी पापा को। अब
अब धैर्य भी एकदम से चुप हो गया था, उसके पास भी धानी का कोई जवाब नहीं था। धानी इतनी सी ही बात में बहुत बड़ी बात बोल गई थी। धैर्य उसका सगा बेटा होकर भी उन्हें सच नहीं बता पा रहा था, उन्हें नहीं बता पा रहा था कि उसका और धानी का क्या रिश्ता है, जबकि धानी तो इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं था, धानी का तो कोई मतलब ही नहीं था उनके परिवार में। धैर्य एकदम से चुप हो गया और उसके पास धानी के सवालों का अब कोई भी जवाब नहीं था। सही तो कहा था धानी ने, उसने क्यों नहीं बताया अपने पेरेंट्स को कि उसका और उसका क्या रिश्ता है। तो धैर्य भी कुछ देर तक धानी की आंखों में ही देखता रहता है। धानी की आंखें भी अब झलकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ अभी हो क्या रहा है। तभी धैर्य धीरे से बोलता है कि ठीक है, अभी जाकर बता देता हूँ, मैं सारा सच खुद ही जाकर बता दूंगा मम्मी पापा को। इतना कहकर धैर्य वहां से पलट कर जाने लगा और फिर इस बार धानी ने धैर्य का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा कि और क्या क्या कहेंगे जाकर आप अपने मम्मी पापा से, क्या बताएंगे आप कि मैं कौन हूँ और किस हक से इस घर में रह रही हूँ। तो धैर्य अभी भी फिर से चुप हो गया था, उसके पास एक बार फिर से धानी के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। तो धानी ने भी एक बार फिर से पूछा कि बताओ ना जाकर आप क्या कहोगे धैर्य, अपने पेरेंट्स से क्या बोलोगे मेरे बारे में। धैर्य कुछ नहीं बोलता है और धानी बोलती है कि देखो मेरे पेरेंट्स नहीं है धैर्य, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है कि पेरेंट्स होना कितनी बड़ी बात होती है, कितना ज़्यादा सपोर्ट होता है, कितनी ज़्यादा केयर होती है जिसके पेरेंट्स होते हैं। आप जाकर कह भी दोगे ना कि धानी मेरी दोस्त है, उसके बाद क्या होगा बताइए, आप क्या होगा, क्या सोचेंगे वो आपके बारे में। आप अब अपने और मेरे रिश्ते को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उनके सामने, वो मान भी नहीं सकते हैं कि मैं आपकी दोस्त हूँ। देखिए खुद को और मुझे देखिए, हम कहीं से भी दोस्त नहीं लगते हैं, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है और ना ही कुछ आता पता है। सही कहूँ तो आज मुझे खुद ही समझ में आ गया है कि मेरा इस घर में सही पोजीशन है मेड की, मैं बिल्कुल मेड की पोजीशन में सेट हो जाती हूँ। मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने मुझे एक मेड से एक अच्छा दोस्त बनाया है अपने लिए, वरना अनाथ आश्रम में भी तो मैं यही सब कुछ करती थी ना, वहाँ पर भी तो मेरा यही काम था, अपना काम खुद ही करती थी, खाना भी अच्छे से बनाती थी, बर्तन भी खुद ही धोती थी, सफाई भी करती थी। और फिर मैं ही नहीं, हजारों लड़कियां जो अनाथ आश्रम में पढ़ती हैं ना, अनाथ आश्रम में यही सारा काम करती हैं जो कि मैं करती थी। वह मेरा कोई अस्तित्व नहीं है धैर्य, ये तो उन हजारों लड़कियों में से मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो मेरी किस्मत चमक गई कि अनजाने में ही सही हमारी शादी हो गई और फिर आपने मुझे अपना अच्छा सा दोस्त का दर्जा दे दिया, पढ़ाई लिखाई करवा दी। तो धैर्य ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके फिर से कहा कि तुम्हारा प्रवचन हो गया हो तो फिर और भी कुछ रह गया हो वो भी बोलना है तो बोल दो मुझे अभी के अभी। तो धानी अभी भरे हुए गले से बोलती है कि प्रवचन नहीं दे रही हूँ मैं आपको, सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि पेरेंट्स होना बहुत बड़ी बात होती है, समझे आप प्लीज़ मेरी वजह से अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नाराज़ मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आपसे नाराज़ हो जाए मेरी वजह से। आपने खुद ही तो कहा था ना कि आपको अपने पेरेंट्स से मिले हुए 2-2 3-3 साल हो जाते हैं। अब आपके पेरेंट्स आपकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो आपकी शादी करवाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपकी शादी करने की, इसीलिए प्लीज़ उन्हें रोकिए मत, उनकी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिएगा। आपके माँ पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खासकर आपकी माँ, वो चाहती तो शायद मुझसे भी बैड बिहेवियर कर सकती थी, मुझसे भी बदतमीज़ी कर सकती थी और हो सकता वो मुझे यहाँ से निकाल भी सकती थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी और फिर एक अच्छी सी जॉब भी कर लूँगी और फिर आपका घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी। वैसे भी तो आप मुझे डाइवोर्स देने ही वाले हो ना, आप तो वैसे भी इस शादी को नहीं मानते हो, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों है। वैसे भी तो आपको लगता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए था, तो अब जो भी हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर उसे होने दीजिए। आप अपने पेरेंट्स के दिल को बिल्कुल भी मत दुखाइए, प्लीज़ उनकी बातों को मान लीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ कि अगर उसके बाद आपने हमारे रिश्ते के बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ भी बताया ना, तो मैं सच कहती हूँ मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी और फिर कभी भी आपके पास नहीं आऊँगी और ना ही आपके कभी इस घर में आऊँगी। धैर्य को धानी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि धानी इतनी बातें कभी भी नहीं करती थी, लेकिन आज पता नहीं धानी को क्या हो गया था। धानी तो ज्ञानवर्धक की बातें कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही थी, जिसे सुनकर धैर्य काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। धैर्य धानी की आंखों में ही देखकर गुस्से से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जब से कॉलेज जाने लगी हो बहुत ही ज़्यादा बोलने लगी हो, तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है, बस पटर 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 पटर, हमेशा बस पटर पटर करती रहती हो। धानी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसके आंखों में से एक आंसू नीचे गिर जाता है और फिर वो धीरे से बोलती है कि नहीं, मैं बस वो बात बता रही हूँ आपकी जो बिल्कुल सच है और जो सच ही रहेगी, जो कोई भी झूठ नहीं बना सकता। आपके घर में मेरी हैसियत इतनी ही है जो आपके मम्मी पापा ने मुझे अच्छे से बता दी है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं इस घर की मेड हूँ। आपने
मेरा एडमिशन करवाया है, मुझे इतने अच्छे से कॉलेज में जाने का मौका मिला है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ धैर्य की दुनिया वाले ये कहें कि धैर्य ने उंगली पकड़ी और फिर मैंने धैर्य का हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में या फिर आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो। अगले ही पल धानी ने धैर्य की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि वादा कीजिए आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं कहेंगे, आप उनको ये नहीं बताएंगे कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तो धैर्य तो अभी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से धानी को ही देख रहा था। धानी ने फिर से कहा कि मुझे ऐसे मत देखिए, प्लीज़ वादा कीजिए कि आप मेरे बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताएंगे कि मैं इस घर में क्यों रहती हूँ। तो धैर्य भी गुस्से में अब धानी को ही देखे जा रहा था। धैर्य ने अपनी मुट्ठी गुस्से से बनाई और फिर गुस्से में दीवार पर जोर से मार दी और फिर धानी को देखकर गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी ये छोटी सी जुबान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चलने लगी है, तो प्लीज़ तुम इसे ना अपने मुंह में ही रखा करो, अपने मुंह से बाहर मत निकाला करो। जितना बोला जा रहा है बस उतना ही करो, समझे तुम? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं खुद ही डिसाइड करूंगा, तुम नहीं, समझे तुम? तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर धैर्य गुस्से से वहाँ से एक पल भी नहीं रुका और चला गया। वहाँ से वो चला तो गया था लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसके ही चाहते धानी अब घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगती है। धैर्य भी अपने कमरे में आकर बेचैनी से चक्कर लगाने लगता है। जितना दुख धानी को हो रहा था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा धैर्य को खुद पर आ रहा था। उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था धानी के लिए और साथ ही उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। इधर दूसरी तरफ निव्यांश जो ड्राइव कर रहा था वो जल्दी से जल्दी नियति के घर पहुंचना चाहता था, उससे बात करना चाहता था क्योंकि अब तो निव्यांश से भी इंतजार नहीं हो रहा था। उसे भी अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रही थी। उसे अच्छे से पता था कि नियति ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया होगा और यही सब सोचते हुए निव्यांश ने भी गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ा कर रखी हुई थी। थोड़ी देर के बाद निव्यांश ने गाड़ी शेखावत हाउस के बाहर आकर रोक दी थी। निव्यांश गाड़ी से नीचे उतरा और फिर उसने सामने एक और गाड़ी देखी और फिर निव्यांश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर वो खुद से ही पड़पड़ाते हुए बोलता है कि रोहान ये कभी भी नहीं सुधरने वाला है। रोहान तो सच में मुझसे भी बड़ा वाला आशिक है, ये तो बिल्कुल पागल है, पागल। इतना कहकर वो भी अपने बालों में स्टाइल से हाथ मारता है और फिर सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर निव्यांश ने देखा तो सब अब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। रोहान भी सबके साथ में ही बैठा हुआ था। रोहान ने निव्यांश को जब देखा और फिर मन ही मन खुद से कहा कि निव्यांश तो मुझसे भी बड़ा वाला आशिक है। दोनों के दोनों अब एक दूसरे के लिए यही सोच रख रहे थे। तो जिया जय की नज़र जब निव्यांश पर पड़ी तो अचानक से जय बोलता है कि निव्यांश तुम तो कह रहे थे कि तुम कल आओगे, अब तुम तो आज ही आगे बेटा। निव्यांश के चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी जय के पास गया और उसके पैर को छूकर प्यार से बोलता है कि वो क्या है ना चाचू, कल मुझे मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज ही नियति को लेकर आ जाता हूँ। तो निव्यांश ने भी फिर से जिया के पैर छूकर कहा कि चाची जी नियति कहाँ पर है? तो जिया बोलती है कि आज ही नियति को लेकर जाओगे क्या? एक दो दिन तो यहाँ पर रह लेने दो बेटा ना, वैसे भी मुझे पता है कि अब तो यहाँ पर उसे आने भी नहीं देगा। तो निव्यांश ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं चाची जी, मैंने बहुत नियति को यहाँ पर छोड़ दिया है, अब एक और मिनट नियति को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ नियति के बिना अब एक मिनट भी। वैसे भी आपने उसकी मुझसे शादी कर दी है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। बस आप मुझे ये बताइए कि मेरी नियति कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो जिया ने भी निव्यांश को थोड़ा सा समझाते हुए फिर से कहा कि देखो अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है ना बेटा, अब नियति तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं जाएगी, आज वो यहीं पर रुकेगी। अगर तुम्हें ज़्यादा ही उसकी याद आ रही है तो कल चले जाना, वैसे भी हम नियति को ऐसे ही तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते हैं ना।